मिशन 2014 को जीतने के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियां हर मुमकिन कोशिश में जुटी हुई हैं। रैली से लेकर चौपाल तक किसी भी तरकीब में कोई भी पीछे नहीं है। चुनाव प्रचार में सबसे आगे चल रहे राहुल गांधी और मोदी की नजर अब सेना के जवानों और किसानों पर दिख रही है। राहुल गांधी ने जहां हिमाचल के टांडा में कहा जय जवान, जी हां, जवानों के साथ चौपाल लगाई, उनकी समस्याओं को जाना और साथ ही वन रैंक वन पेंशन की कामयाबी का जिक्र करना भी नहीं भूले। तो वहीं विकास इंडस्ट्रीज की बात करने वाले मोदी महाराष्ट्र के यवतमाल में चाय की चौपाल लगाने पहुंचे और बीतों दिनों के अपने दर्द को साझा किया, साथ ही किसानों के विकास की बात की, उद्योग को छोड़कर। आपकी पीड़ा, आपका दर्द, आपका संकट। वर्धा में बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी ने किसानों के मुद्दे को उछाला और इसी आड़ में कांग्रेस से लेकर एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार पर भी हमला बोला। मोदी ने यूपीए सरकार के फैसलों पर चुटकी लेते हुए लोगों से केंद्र सरकार को चलता करने की अपील भी कर डाली। महाराष्ट्र के वर्धा से बीजेपी के पीएम इन वेटिंग नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार पर जोरदार हमला बोला। किसानों की बदहाली के बहाने मोदी के तीर कृषि मंत्री शरद पवार पर भी चले। और ये दिल्ली में बैठी हुई सरकार देखिए, श्रीमान शरद राव, इन किसानों को जरा जवाब दो। मोदी ने कहा कि न तो केंद्र सरकार और न ही शरद पवार भरोसे के लायक है। मोदी ने इल्जाम लगाया कि सरकार को विकास की राह की मुकम्मल समझ नहीं है और वो किसानों की मुश्किलों को लेकर फिक्रमंद नहीं है। मोदी ने खुद को किसानों का बड़ा हिमायती बताते हुए कहा कि केवल मुंहजुबानी जमा खाता से किसानों को खुश रखने की कोशिश करने वाली सरकार को चलता करने का वक्त आ गया है। ये जो पैकेज घोषित करते हैं ना, और जो कुछ देते नहीं ना, अब उनको पैक कर करके भेजने का समय आ गया। इनका बिस्तरा बोरिया गोल कर दीजिए और रवाना कर दीजिए। मोदी ने दावा किया कि सरकार की निर्यात नीतियों की वजह से केवल गुजरात के कपास किसानों को 7,000 करोड़ का नुकसान हुआ। मोदी ने कहा कि सरकार कॉटन के निर्यात पर तो प्रतिबंध लगा देती है, लेकिन मटन के निर्यातकों को सब्सिडी बांटती है। मटन एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध, लेकिन मटन एक्सपोर्ट पर सब्सिडी। नरेंद्र मोदी ने केवल किसान ही नहीं बल्कि जवानों को भी मुद्दा बनाया। हिमाचल प्रदेश में पूर्व सैनिकों से मुलाकात करने वाले राहुल गांधी उनके निशाने पर रहे। मोदी ने वन रैंक वन पेंशन के मामले पर कांग्रेस के युवराज पर खूब तंज कसे। उन्होंने साफ कहा कि राहुल वोट बटोरने की चाह में जनता की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। ये कांग्रेस के वादे चुनावी नारे हैं, खोखले हैं, जनता की आंख में धूल झोंकने वाला एक और प्रयास है। कांग्रेस के गढ़ वर्धा में घुसकर मोदी ने यूपीए सरकार को खूब ललकारा। दलित, मजदूर, जवान, किसान जैसे वो तमाम अल्फाज उनकी जुबान पर रहे जो चुनावों के वक्त आमतौर पर मौजू हो उठते हैं। जवानों और किसानों को तरक्की का भरोसा हो सके, इसके लिए मोदी कई फॉर्मूले भी साथ लेकर आए। टीम न्यूज नेशन। चलिए, तो उद्योग की बात करने वाले, विकास की बात करने वाले नरेंद्र मोदी आज किसानों को किस तरह से लाभ पहुंचाया जाए उसकी बात करते हुए नजर आए। तो मोदी के इस बदले अंदाज के पीछे क्या आपके वो आरोप हैं कि मोदी किसानों के हक की बात नहीं करते हैं? किस तरह से उसको देखा और समझा जाए, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ संबित पात्रा बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव जी स्टूडियो में मौजूद हैं और कांग्रेस की ओर से मीम अफजल साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार राहुल जी का रुख करना चाहूंगी। राहुल जी, उद्योग की बात करने वाले नरेंद्र मोदी, सपनों की बात करने वाले नरेंद्र मोदी, टेक्नोलॉजी की बात करने वाले नरेंद्र मोदी आज किसानों की बात करते हुए नजर आए और जमकर बोले किसानों के बारे में और जय किसान ही कह डाला एक तरह से। तो उन्हें भी इजाफा हो गया। इंडिया शाइनिंग अगर फेल हुआ था तो कहीं ऐसा दोबारा ना हो जाए, इसलिए वक्त रहते किसानों को। उस अनुभव से तो पूरी बीजेपी ने सबक लिया ही है, लेकिन अच्छा है कम से कम इस बहाने दोनों पार्टियां मिलकर जय जवान जय किसान कर रही हैं। एक तरफ जय जवान हो रहा है, राहुल कर रहे हैं, और जय किसान ये कर रहे हैं। लेकिन हम देखिए नरेंद्र मोदी के बारे में जानते हैं कि वो जहां भी जाते हैं और बोलते हैं खूब तैयारी के साथ और शोध के साथ बोलते हैं। तो जाहिर है कि विदर्भ में इस समय कोई भी सभा करेगा नेता, वहां पर उसको खेती के बारे में, किसानों के बारे में, मौसम के बारे में, फसल के बारे में, उनको मिलने वाले पैसे के बारे में बात करनी ही पड़ेगी। वही वहां का मुद्दा है। वहां पर उद्योग है ही नहीं, तो उद्योग की बात करने का कोई मतलब वहां नहीं है।
और एक बार फिर दिखाया जो लगातार मैं देख रहा हूं उनकी शैली उन्होंने बना ली है अपनी, कि वो समस्या के साथ साथ थोड़ा समाधान देने की भी कोशिश करते हैं और कुछ छोड़ के जाते हैं। कोई एक या दो नया विचार, सुझाव, जिन्हें हम एक्शन पॉइंट्स कहते हैं, वो भी देते हैं और ये भी मुझे लगता है कि लोगों को आकर्षित करता है। लेकिन जाहिर है कि कम से कम चुनाव में हमारे देश के, इस देश को और देश के बड़े लोगों को गांवों की याद आती है, किसानों की याद आती है, फसलों की याद आती है, वरना ज्यादातर तो उनके दिलो दिमाग पर बड़े शहर, बड़ी योजनाएं, बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, विदेश, टेक्नोलॉजी और बिजनेस यही बिल्कुल। आज कपास के किसानों को 5F का फॉर्मूला भी मोदी यहां पर देकर चले गए। संबित, अगर हम बात करें तो आपने गंभीर आरोप लगाया था कि उन्हें दूसरे राज्यों के किसानों की बदहाली दिखती है, लेकिन खुद गुजरात में किसानों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। सुसाइड के आंकड़े भी जारी किए थे गुजरात को लेते हुए, तो इस पर किस तरह से आपकी पार्टी रिएक्ट करेगी? नहीं, आप देखिए, जो सुसाइड के आंकड़े दिखाए गए हैं, उस सुसाइड के आंकड़ों के मुताबिक विगत 10 वर्षों में मात्र 800 से 1000 किसानों ने ही सुसाइड किया है। तो मुझे लगता है परसेंटेज वाइज ये बहुत कम है कंपेयर टू जो मेजर स्टेट से, आप महाराष्ट्र देख लीजिए, आप आंध्र प्रदेश देख लीजिए, जिस प्रकार से यहाँ किसानों की परिस्थिति है, उससे तो लाखों गुना अच्छा है। नहीं माना जाता ना। नहीं, आप देखिए, 800 किसान अगर सुसाइड करते हैं 10 वर्ष की अवधि में, तो मुझे लगता है ये एक ऐसा आंकड़ा है जो ये प्रदर्शित करता है गुजरात कई मायनों में आगे बढ़ा है, क्योंकि उससे पहले सुसाइड रेट हाई था, काफी कम हुआ है। मात्र 810 वर्षों में 0.2% के हिसाब से बढ़ रहा है। जी, किसानों से जबरन भूमि छीनी गई उद्योगों के लिए इस तरह के आरोप भी लगे, तो क्या आज वो मोदी जब दूसरे राज्यों में जाते हैं तो उन्हें किसानों का दुख दर्द हर तरह का समझ में आता है? नहीं, देखिए, सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि SEZ के अंतर्गत अगर नैनो प्लांट को एस्टैब्लिश करने के लिए या उद्योगीकरण के लिए कुछ जमीन मुआवजे की रकम को देने के पश्चात लिया गया, तो मुझे लगता है ये बैलेंस किसी भी राज्य में मेंटेन होना बहुत आवश्यक था। आपको ध्यान होगा किस प्रकार से बंगाल में, जब उनकी उस समय मुख्यमंत्री तो थी नहीं, ममता जी बैठी थी अनशन में, और किस प्रकार टाटा को भागना पड़ा था। हजारों करोड़ों लोग एम्प्लॉयमेंट के लिए वहां मोहताज थे, और वो उस समय अगर कोई बचाव के लिए सामने आया था और पूरे इंटरनेशनल मार्केट में इंडिया के साख को ऊपर बढ़ाया था, तो नरेंद्र मोदी जी ने। चलिए, तो लेकिन विपक्ष क्या इसको इस तरह से देखता है क्या, ये जान लेते हैं। मीम अफजल साहब हमारे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता इस वक्त जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के नेता हैं। मीम अफजल साहब, आप किस तरह से देखते हैं जिस तरह से आज नरेंद्र मोदी किसानों का दुख दर्द बांटते हुए नजर आए? अपने भी अनुभव उन्होंने किसानों के साथ साझा किया। अभी तक उन्हें एक इंडस्ट्री के नेता के तौर पर देखा जाता था, आज किसानों के लिए वो बढ़ चढ़कर बोलते हुए नजर आए। आप इसको किस तरह से देखेंगे? मीम अफजल साहब, आपको आवाज आ रही है? देखिए, मोदी जी की तकरीर में कांग्रेस उनका पीछा नहीं छोड़ती। बोलिए। आज की तकरीर में भी जब वो किसान और जवान की बात कर रहे थे, तो उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री जी का नाम लेकर के बड़े इज्जत के साथ उनका नाम लिया। तो कांग्रेस की जो उपलब्धियां हैं उसको गिनाना मोदी जी के बस की बात नहीं है कि वो ना करें। दूसरी बात यह है कि वो तो जहां गए हैं, अभी संबित पात्रा जी कह रहे थे कि बाकी लोगों की तुलना में देखा जाए पूरे देश की, तो गुजरात में जो 800 लोगों ने खुदकुशी की है वो बहुत थोड़ी है। मतलब 800 लोग अगर खुदकुशी कर लें तो इनके यहाँ तो डेवलपमेंट है, और दूसरी जगह खुदकुशी कर लें तो वहां बस तबाही बर्बादी है। तो कितना सोच में फर्क है। 38 और जहां तक बाकी बातों का सवाल है, मैं ये कहूंगा कि मोदी जी का जो स्टाइल है काम करने का, वो अपने आप में अपनी ही चुगली खाता है। जिस तरह से वो बात करते हैं, आज जैसे शरद पवार के बारे में भी इनडायरेक्टली उन्होंने कुछ कहा,